नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल के अंतर्गत आज हम मौर्ययुगीन प्रशासन और मौर्यकालीन जीवन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके इस चैनल पर रिट स्पेशल क्लासेस चल रही है और ये रिट का लेक्चर नंबर 39 है। इससे पहले 38 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपके रिट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 39 और यूनिट 2 चल रही है हमारी और पार्ट 7 है उसका। मौर्य काल जो हम पढ़ रहे हैं, मौर्य काल का ये पार्ट 7 है। अब आज इसमें पढ़ेंगे हम मौर्ययुगीन प्रशासन। मौर्ययुगीन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, दूसरी है सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, तीसरी है विकसित अधिकारी तंत्र, चौथा है कठोर न्याय व्यवस्था और कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली और सुविकसित राजस्व प्रशासन तथा विपुल जन कल्याणकारी कार्य। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन जाए कि मौर्ययुगीन प्रशासन की विशेषता नहीं है और आपको सपोज ये 3 पॉइंट दे दिए जाए और एक अन्य पॉइंट दे दिया जाए, तो जब आपको पता होंगी कि कौन कौन सी इसकी विशेषता है मौर्ययुगीन प्रशासन की, तो आप राइट आंसर टिक कर पाएंगे। तो ये आपको बेसिकली इसके हेडिंग्स आपको याद रहेंगी कि उस समय क्या क्या प्रशासन में क्या क्या काम था। लोक कल्याणकारी जो राज्य था वो आदर्श सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण था, वहाँ पे विकसित अधिकारी तंत्र था, कठोर न्याय व्यवस्था थी। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप उसमें राइट टिक कर पाएंगे। तो ये इसलिए बेसिकली मैंने ये ले लिया। इसके अलावा जो मौर्य प्रशासन की जानकारी है वो मुख्यतः 3 स्रोत हैं उनके। जो मौर्य प्रशासन की हमें जानकारी मिलती है ना, उसके मुख्यतः 3 स्रोत से होती है हमें। पहला है कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको और क्वेश्चन बनते भी हैं इससे। और दूसरा है मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका, मैगस्थनीज की जो बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, वो है इंडिका। और अशोक के अभिलेख। तो ये 3 जो स्रोत हैं इससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। और अब बात करें हम केंद्रीय शासन की, तो केंद्रीय शासन में सबसे पहले नंबर पे होता है राजा। केंद्रीय शासन में राजा सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत व उसका केंद्र बिंदु है। कौन है? राजा। और मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च स्थिति जो है वो सम्राट की थी, जो कि भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहलाती थी। तो उस समय जो शासन प्रणाली थी वो कैसी होती थी? केंद्रीयकृत होती थी। और मतलब केंद्रीकृत मतलब ये है कि जो संपूर्ण सत्ता है वो एक में निहित होना, तो वो क्या होगा? केंद्रीकृत। तो राजा में संपूर्ण सत्ता निहित होती थी। और इसके अलावा वह कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का प्रमुख होता था। जो हमने देखा हमारे यहाँ भी होती है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो इन तीनों का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। इसके अलावा अब बात करें मंत्री परिषद की। पहले नंबर पे हमने राजा पढ़ा, दूसरे नंबर पे है मंत्री परिषद। तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की सभा, जो मंत्री परिषद थी, मंत्रियों की सभा थी, वो होती थी। और इसमें 12 से लेकर 20 तक अथवा आवश्यकता अनुसार कम या अधिक मंत्री होते थे। मतलब आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो जाते थे, लेकिन 12 से लेकर 20 तक यहाँ पर मंत्री होते थे। मंत्री परिषद का अधिकार बहुत कुछ मंत्रात्मक यानी कि परामर्श देने का था। क्या काम था मंत्री परिषद का? परामर्श देने का। किसको? राजा को। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन जो था वो था 12,000 पर्ण। वैसे तो इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहे ज़रूरी नहीं है रिट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस सिलेबस में आपका मौर्य काल है, तो वहाँ पे आपको मौर्य काल के बारे में मैं मानती हूँ कि संपूर्ण
डिटेल आपको प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और अंदरूनी हमें पता ही नहीं है, तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन कैसा था, क्या क्या वहाँ पे प्रशासन में अंतर्गत थे, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपके एग्ज़ाम में आपके काम ही आएंगी ये चीज़ें। तो मंत्रिपरिषद जो था, तो उस समय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन कितना था? 12,000 पर्ण वार्षिक था। ये 12,000 जो पर्ण है ये वार्षिक है, वार्षिक था। इसके बाद अब बात करें मंत्रिण की, इसे बोलते हैं अंतरंग मंत्रिमंडल, है ना। तो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक छोटी परिषद या समिति भी होती थी, जिसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 3 या 4 होती थी। कितनी होती थी? अधिक से अधिक 3 या 4 होती थी। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त होती थी ये, मंत्रिपरिषद अलग है, ये अलग है। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक छोटी परिषद, इसका क्या नाम है, या फिर इसको हम समिति भी बोल देते हैं, तो ये है मंत्रिण। तो और इस जो उप समिति को क्या कहा जाता था? मंत्रिण कहा जाता था। और ये मंत्री एक प्रकार से अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसमें मुख्यमंत्री या पुरोहित, सेनापति, युवराज और एकाधिक अन्य मंत्री इसमें होते थे। और इनके वेतन की बात करें तो इनका वेतन था 48,000 वार्षिक पर्ण। 48,000 पर्ण था वार्षिक, ये भी वार्षिक है इसका इनका वेतन। अब बात करें केंद्रीय शासन का संगठन। केंद्रीय शासन का संगठन में शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में बटा हुआ था, जिनको कहा जाता था तीर्थ। ये भी आप याद रखना, एग्जाम में आ जाता है तीर्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग सोचते तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा नहीं है ये। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन, जो उनका केंद्रीय शासन है, ये कई विभागों में बटा हुआ था। इनको क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? अमात्य। ये भी आपको याद रखना है। तीर्थ किसे कहते हैं? केंद्रीय शासन जो कई विभागों में बटा हुआ था, उन विभागों को हम क्या कहते थे? तीर्थ। और प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? अमात्य। और अमात्यों के नीचे विभिन्न उपविभागों के अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। और इनके नीचे जो होते थे वो क्या कहलाते थे? अध्यक्ष। इनके नीचे उपविभाग जो होते थे, इनके अधिकारी कहलाते थे अध्यक्ष। ठीक है, तो विभागों और तीर्थों के अनुसार अमात्यों जो सर्वोच्च पदाधिकारी, इनकी संख्या होती थी 18। कितनी होती थी? 18 संख्या होती थी। और राज्य के अमात्यों या सर्वोच्च अधिकारियों का उल्लेख जो है हमें यूनानी लेखकों ने 7वीं जाति के रूप में किया है। ये भी आप याद रखना, 7वीं जाति के रूप में किया है। किसने? यूनानी लेखकों ने। और अध्यक्ष जो है वो राज्य की दूसरी श्रेणी के अधिकारी थे। और अर्थशास्त्र के अध्यक्ष जो है प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। कितने अध्यक्षों का? 26 अध्यक्षों का। अब बात करें प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5। कौन कौन से हैं? उत्तरापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापद, मध्य प्रदेश। 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है अशोक के समय। उत्तरापद जो है इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। और अवंती राष्ट्र है, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत है, कलिंग प्रांत की राजधानी थी तौसली। और दक्षिणापद है, दक्षिणापद की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मध्य देश पर सम्राट स्वयं शासन करता था। और प्रांतों में प्राय राजवंश के राजकुमार ही राज्यपाल या प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। और अन्य जो सुयोग्य व्यक्ति होते थे उनको भी राज्यपाल बनाया जा सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार कितना वेतन मिलता था? 12,000 पर्ण वार्षिक। अब बात करें स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम का शासन। ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी ग्राम प्रशासन जो है वो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का शासन ग्राम सभा के द्वारा होता था। गांव का जो शासन है वो कौन संभालता था? ग्राम सभा। और ग्राम सभा का प्रमुख कहलाता था ग्रामिक। ग्राम सभा का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था, ग्रामिक। स्थानीय शासन में दूसरा है नगर प्रशासन।
तो कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट की तरह होता था। जो आधुनिक समय में जिला मजिस्ट्रेट होता ना, तो वो होता था कौन? नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक। क्या कहलाता था वो? नागरक। और किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार नगर निवासियों के जान माल की सुरक्षा तथा नगर प्रशासन संबंधी नियमों का क्रियान्वयन जो है नागरक का उत्तरदायित्व था। ये वर्ड है नागरक। और चौथा है न्याय प्रशासन। राजा न्याय का प्रमुख या सर्वोच्च न्यायाधीश था और गंभीर अपराधों वाले सभी प्रकरणों का निर्णय उसी के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। दो प्रकार के न्यायालय थे, एक तो था धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय है इनमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी और जो कंटक शोधन है इनमें आपराधिक फौजदारी मामलों का निर्णय किया जाता था। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि एक सुगठित गुप्तचर प्रणाली का विकास। क्या है मौर्यकालीन प्रशासन की एक विशेषता? कि यहाँ पर एक सुगठित गुप्तचर प्रणाली का विकास हुआ। और मौर्यकालीन गुप्तचरों को एरियन ने ओवरसीयर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर के नाम से पुकारा है। तो ये वो वाले इंस्पेक्टर नहीं है जो आजकल हमारे यहाँ होते हैं। ये स्ट्रैबो ने क्या बोला है? ये जो गुप्तचर व्यवस्था थी ना उस समय पे, तो वहाँ उसके जो गुप्तचर होते थे इनको कहा जाता था, स्ट्रैबो ने तो क्या कहा है? इंस्पेक्टर। और जो एरियन है इन्होंने कहा है ओवरसियर। ये नाम दिया है इन्होंने। और कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? संस्था और संचर। संस्था जो एक ही स्थान में कार्यरत रहते थे और संचर जो है वो भ्रमणशील थे। तो कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया, संस्था और संचर। और गुप्तचर राजा के कान और नेत्र थे। गुप्तचर जो होते थे वो राजा के क्या होते थे? कान और नेत्र होते ही थे कि वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देते थे। तो नेक्स्ट है सैनिक प्रशासन। सैनिक प्रशासन जो है मौर्य शासकों के पास एक विशाल अनुशासित और सुसंगठित सेना थी। तो यहाँ का सैनिक प्रशासन भी काफ़ी अच्छा था। और सातवां पॉइंट है राजस्व प्रशासन। राजस्व की बात करें, राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमिकर या भू राजस्व था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग से लेकर 1/4 भाग तक होता था। कहा कितने से लेकर? 1/6 से लेकर 1/4 तक होता था। मैगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से जानकारी मिलती है कि उस समय जनगणना का एक स्थायी विभाग था और जन्म एवं मृत्यु का जन्म मृत्यु पंजिका में पंजीकरण किया जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है ये हमें कहाँ से इसकी जानकारी पहले से ही मिलती है? तो ये हमें मौर्य काल से मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। और माना भी जाता है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण का विश्व में ये पहला दृष्टांत है, क्योंकि अब तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कहीं पर भी हमने जन्म मृत्यु पंजीकरण का नाम नहीं सुना। लेकिन ये मौर्य काल जो है इसमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे रिकॉर्ड ये रखे जाते थे। जिस तरीके से अब बनते हैं उसी तरीके से वहाँ पे टेक्निक अलग थी, लेकिन बनते थे उस समय, उनका पंजीकरण किया जाता था, पता रहता था कि इतने जन्म और इतने मृत्यु हुए। तो ये चीज़ है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें मौर्यकालीन जीवन के बारे में, तो सबसे पहला जो मौर्यकालीन जीवन में सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था। मौर्यकाल में वर्ण व्यवस्था का विकसित एवं कठोर रूप दिखाई देता है। और मौर्यकाल में समाज का जो मुख्य आधार है वो परिवार था और परिवार का मुखिया पिता होता था। तो यहाँ पर परिवार का मुखिया कौन हो गया? पिता। और समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से 4 वर्ण थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा अब बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो कौटिल्य ने 4 आश्रमों का उल्लेख किया है और राजा को आश्रम धर्म का संरक्षक कहा है। किसने? कौटिल्य ने। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तीसरा पॉइंट है विवाह। विवाह जो है सामान्यतः अपने वर्ण और जाति में होते थे। किसमें? मौर्य काल में। किंतु अंतर्वर्णीय तथा अंतर्जातीय विवाह के भी उदाहरण इसमें हमें मिलते हैं। कौटिल्य के अनुसार जो लड़का है उसकी आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष जो है विवाह के लिए योग्य माने जाते हैं। जिनकी लड़की की आयु तो 12 वर्ष और लड़के की 16 वर्ष। और धर्मशास्त्रों में उल्लिखित
8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यहाँ पर भी 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन कौन से? ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष, देव, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह। और जो अंतिम 4 प्रकार के विवाह हैं इनको अवैध माना जाता था। अंतिम 4 कौन कौन से हो गए? आसुर, गांधर्व, राक्षस और ये पेशाच, इनको अवैध माना गया था। और दहेज जो शुल्क होता था ये इतना लोकप्रिय नहीं था ये दहेज प्रथा, और बहुविवाह प्रथा को निंदनीय नहीं माना जाता था उस समय। मैगस्थनीज के अनुसार भारतवासियों में कई पत्नियां रखने की प्रथा मौजूद थी, और कौटिल्य के अनुसार पुरुष व स्त्रियां दोनों को पुनर्विवाह का अधिकार था, और पुरुष व स्त्री दोनों को ही विवाह विच्छेद या तलाक का भी अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको याद रखना कि जो मोक्ष शब्द है वो मौर्य काल में किस लिए प्रयोग हुआ है? तो कौटिल्य ने किस लिए यूज़ किया इस वर्ड को? तलाक के लिए। जो तलाक होता था उसको कहा जाता था मोक्ष। ठीक है, अब बात करें स्त्रियों की स्थिति के बारे में। तो जो स्त्रियों की स्थिति थी मौर्य काल में, स्त्रियों को उचित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद इनका भी अधिकार था। और इस समय समाज में सती प्रथा नहीं थी, और सुभ्रांत कुलीन परिवार की जो महिलाएं हैं घर के अंदर रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी कहा जाता था, जो घर के अंदर रहती थी। और मौर्य युग में ऐसी विधवाओं की भी उल्लेख आते हैं जो पुनर्विवाह न करके स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। और ऐसी स्त्रियों को कौटिल्य ने कहा है छंदवासिनी विधवा। कैसी स्त्रियों को? जो स्त्रियां पुनर्विवाह न करके अपने स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी, ऐसी स्त्रियों को कौटिल्य ने क्या कहा है? छंदवासिनी विधवा। इसके अलावा मौर्यकालीन समाज में स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति थी, और ऐसी महिलाओं को कहा जाता था रूपाजीवा। क्या कहा जाता था? रूपाजीवा। तथा इनके संगठन के अध्यक्ष को कहा जाता था बंदिक पोषक। और शराब परोसने वाली जो पेशल रूपा, वो क्या कहलाती थी? पेशल रूपा। जो शराब परोसने वाली होती है ना वो कहलाती थी पेशल रूपा। इसके अलावा कुछ स्त्रियां सैनिक शिक्षा प्राप्त करती थी, और राजा की महिला अंगरक्षिकाओं का भी कार्य करती थी। और जो सम्राज्ञियां जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में नियुक्त महिला अंगरक्षक थी। तो ये भी एक याद रखना, क्योंकि जो हमें नाम मिलता है सिर्फ एक ही महिला का मिलता है, सम्राज्ञियां। तो ये नाम आपको याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में नियुक्त महिला अंगरक्षक थी एक। और कुछ स्त्रियों को गुप्तचरों के रूप में भी नियुक्त किया जाता। तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर इस समय। और इसके अलावा अब बात करें दास प्रथा की। तो दास प्रथा जो है, भारत में दास प्रथा के अस्तित्व का अर्थशास्त्र में उल्लेख है। दासों से संबंधित नियमों का भी इसमें वर्णन है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तथा दास के लिए अहितक शब्द का प्रयोग किया है। अहितक किसको कहा है? दास को। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार डीपली क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि नॉर्मल बेसिक जानकारी सबको ही होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि अहितक शब्द जो है किसके लिए प्रयोग में हुआ है? तो ये दास के लिए प्रयोग हुआ है। और अशोक के अभिलेखों में भी दासों, सेवकों, भृत्यों का उल्लेख है। अब है छठा पॉइंट, भारतीयों का चरित्र, स्वभाव व सौंदर्य प्रेम। तो मैगस्थनीज ने कहा कि भारतीयों का आचार व्यवहार सरल व साधु या और जीवन सुखी था। सरल और साधु था, और जीवन कैसा था? सुखी था उनका जीवन। और भारतीय लोग जो है सत्य और गुण का आदर भी करते थे। और अब बात करें मनोरंजन की, तो समाज में मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, रंगशाला, प्रेक्षागृह ये सब होते थे। और इनमें भाग लेने वाले जो पुरुष और महिला होती थी, तो पुरुषों को तो कहा जाता था रंगोपजीवी, और महिला को कहा जाता था रंगोपजीवनी। और मौर्य काल में तक्षशिला, उज्जैन व वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अशोक ने अपनी राजज्ञाओं में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अशोक ने जो अपनी राजज्ञा है इनमें कौन सी भाषा का यूज़ किया? प्राकृत भाषा का। शिक्षा के प्रमुख केंद्र में सबसे पहले नंबर पर था तक्षशिला, प्रमुख था, फिर उज्जैन, वाराणसी। अब बात करें मौर्य काल के आर्थिक जीवन के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पे है कृषि। मौर्य काल में भी भारत एक कृषि प्रधान देश था। कृषि क्षेत्र में मौर्य काल की महत्वपूर्ण देन क्या है? सिंचाई के साधनों का विकास। महत्वपूर्ण देन हो गई सिंचाई के साधनों का
विकास। और चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र यानी गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये कि किसके काल में हुआ था, किसने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने, पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र गुजरात में, कहाँ पर, सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और इस झील का पुनर्निर्माण किन किन ने करवाया? कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कि निर्माण तो चलो चंद्रगुप्त के समय हो गया और ये करवा दिया पुष्यगुप्त वैश्य ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण में आप नाम याद रखेंगे कि इसका जो पुनर्निर्माण है वो अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसके अलावा कौटिल्य ने धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया है। तो ये फसलों का थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और अब नेक्स्ट है पशुपालन। मौर्य प्रशासन में अलग से पशु विभाग की व्यवस्था थी और यह हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। ये हमें किससे पता चलता है? अर्थशास्त्र से हमें ज्ञात होता है कि मौर्य प्रशासन में अलग से पशु विभाग की व्यवस्था थी। तीसरा पॉइंट है उद्योग व शिल्प। तो वस्त्र निर्माण संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था उस समय का, और खनन व धातुकर्म दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग था। तो पहला तो कौन सा हो गया? पहला हो गया वस्त्र निर्माण और दूसरा हो गया खनन व धातुकर्म। इसके अलावा अब बात करें व्यापार तथा वाणिज्य की, तो मौर्य काल में आंतरिक तथा विदेशी व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में थे। आंतरिक और जो विदेशी व्यापार होते थे दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाहों, काफिलों का उल्लेख आया है जो पश्चिमोत्तर भारत के स्थल मार्गों से व्यापार के लिए आते थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम आते हैं। इनमें से प्रमुख है सुवर्ण, स्वर्ण मुद्रा, कारशापन, पणियाधरण, रजत मुद्रा, माशक, ताम्र मुद्रा, काकणी, ताम्र मुद्रा। और अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी याद रखना, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम जो है किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बर्निस लाल सागर के तट पर भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय द्वारा स्थापित बंदरगाह था जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा था प्रमुख बंदरगाह और किसके द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। भारत में प्रचलित पहला सिक्का कौन सा है? भारत में प्रचलित जो पहला सिक्का है वो है आहत सिक्का, जिसे पंचमार्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंचमार्क। और जिसका पहली बार प्रयोग जो है 5वीं शताब्दी बौद्ध युग में हुआ, परंतु व्यापक स्तर पर पहली बार प्रयोग मौर्य काल में किया गया। और ये जो है ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? ठप्पा मारकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके अंदर हम धार्मिक जीवन और भी चीज़ें हैं जो मौर्य काल के बारे में रह गई हैं वो सारी उसके वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इस नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारा मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।